हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपको धात एवं अधात के टॉपिक्स पर जो है ज़िक्र करने जा रहे हैं। आधुनिक परिभाषा दी गई है कि धातुएँ वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों को निकालती हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है, सोडियम प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ये धातु है। जब इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है तो धातु है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया जाता है तो अधातु है। ये आधुनिक परिभाषा दी है। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, एस पी डी एफ, इसमें 4 ब्लॉक हैं। तो एस पी डी एफ सभी में धातुएं रखी गई, लेकिन जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। उपधातु भी इस ब्लॉक में रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। तो पी ब्लॉक की जब चर्चा करते हैं तो पी ब्लॉक में क्या क्या आता है? पी ब्लॉक में हम जब देखते हैं बकनो खनिज, अर्थात जब पी ब्लॉक के तत्वों को देखा जाता है तो यही पी ब्लॉक के तत्व है। में यहाँ पर हीलियम गैस है और इसको याद करने का तरीका भी हमने दिया था। कैसे? बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तौलो। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इनिडियम और थैलियम सबको वर्टिकली डिवाइड कर दें। उसी आधार पर हम लिख देते हैं काशी गए ना पौबा युक्ति। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट में जब हम देखते हैं कार्बन फैमिली की चर्चा करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये लिथियम है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पूसा सी टीपो, यू एच। फिर कल बाहर आई आंटी, हे नीरज आओ करें एक्सरे। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो हम जब नाइट्रोजन फैमिली की चर्चा करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन फैमिली में आप ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलियम, पोलोनियम। पोलोनियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये जो है हाइलाइट परिवार के तत्व हैं और ये आखिरी गैसें हैं। तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो ये बनता है ऐसे। ये सब जो है ये सब जो है उपधातु है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब धातु है। नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये हाइलाइट है, अधातु है, ये सब अधातु है। कहने का मतलब है पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है, उपधातु भी है। तो उपधातु में हम क्या कर सकते हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब जो है उपधातु है। क्या है? उपधातु है। अर्थात ना तो ये धातु है और ना तो ये अधातुएं हैं। आधुनिक मतानुसार जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वे अधातु कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वे धातु कहलाते हैं। लेकिन ये दोनों कर सकता है, अर्थात दोनों के बीच की कड़ी माना जा सकता है, जिसे हम मेटलॉइड या उपधातु कहते हैं। 118 तत्व पाए जाते हैं, 118 तत्व उपस्थित होते हैं, जिसमें 94 तत्व जो है वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं और जो 24 तत्व हैं वो आर्टिफिशियल या मानव निर्मित हैं। इस पूरे तत्व में जब हम जिक्र करते हैं तो 91 मेटल है, 91 तत्व धातु है और इसमें से 20 तत्व या 20 तत्व जो है अधातु है। 7 तत्व उपधातु या मेटलाइड है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से जब हम विभिन्न धातुओं की जब चर्चा करते हैं तो उसमें गैलियम और मरकरी कमरे की ताप पर ये लिक्विड है, तरल है। कमरे की ताप पर, सिंपल टेम्परेचर पर या साधारण ताप पर जो है ये तरल पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। इसमें एक और विशेषता देखते हैं कि धातुओं में आघात वर्ध्यता पाई जाती है। आघात वर्ध्यता अर्थात उसमें तन्यता होती है। जैसे जैसे ए युक्त तत्व या हम गोल्ड की बात करें तो 1 ग्राम गोल्ड से जो है 1 ग्राम गोल्ड से जो है लगभग 2 किलोमीटर तक के तार बनाए जा सकते हैं।
इसमें बहुत ही अधिक आघातवर्धता पाई जाती है। यदि हम AU या PT की बात करते हैं, अर्थात गोल्ड या प्लेटिनम की बात करते हैं, तो ये वायुमंडल वायुमंडल में काफ़ी समय तक पड़े रहने के बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे आयरन वगैरह यदि ज़्यादा समय तक पड़े रहते हैं, लोहा वगैरह, तो लोहे में जंग लग जाता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। ये लंबे समय तक रह सकते हैं। यदि हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण की बात करते हैं, तो इनकी सतहें जो धातुएँ होती हैं, इनकी सतह चमकदार होती है, जैसे चाँदी और सोना। सोडियम एक ऐसी धातु होती है कि उसको चाकू से आराम से काट सकते हैं। ये धातु है, लेकिन ये नरम धातु है। और कुछ धातुएँ कुछ धातुएँ जो होती हैं, वो बहुत ही अच्छी जो है ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो इनका जब हम क्रम देखते हैं, तो इस प्रकार से होता है। धातुएँ ऊष्मा की सुचालक होती हैं और इनका क्रम जब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सुचालक सिल्वर या चाँदी, आफ्टर देन कॉपर, कॉपर के बाद एल्युमिनियम, लेड, आफ्टर देन मरकरी, आयोडीन और ग्रेफाइट। ये चमकीली हुआ करती है, परंतु ये अधातु होती है। धातुओं के रासायनिक गुण, तो धातुओं के रासायनिक गुण में जो है संदर्भ में हम बात करते हैं, पहला पॉइंट है कि धातु का वायु में दहन। जब धातुओं को वायु में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है या जलाया जाता है, तो क्या बनती है? बनता है धातु प्लस वायु, अर्थात धातु के ऑक्साइड बनते हैं, के ऑक्साइड ऑक्साइड बनते हैं। दहन करते हैं, हम इसको दहन कह सकते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं, इल्मुना एक धातु है, जब इसको दहन किया गया, जलाया गया, तो क्या बना? Al2O3, इल्मुना के ऑक्साइड बनते हैं। इल्मुना के ऑक्साइड ये कैसे बना? ध्यान दीजिए, Al पर +3 चार्ज होता है, क्योंकि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन +3 होते हैं और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। जब एक दूसरे, अर्थात यह इसकी संयोजकता मान सकते हैं ऑक्सीजन की, और यह एल्युमिनियम की संयोजकता मान सकते हैं। इसकी संयोजकताएं चेंज हो जाती हैं, तो Al का O के साथ चलाता है, O का Al के साथ चलाता है, तो ये एल्युमिनियम की ऑक्साइड बनता है। जिस धातु संतुलित नहीं है, तो यहाँ 2 जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है। तो जब हम इसको संतुलित करेंगे, इसको संतुलित करने के बाद हम जब देखेंगे, सबसे पहले हम धातुओं को ही संतुलित करते हैं। इसके साथ 3 है। यदि हम यहाँ पर 3 4 करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर 2 कर दें, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो ये 4 एल्युमिनियम हो गया, तो इसको हम 4 एल्युमिनियम कर देते हैं और ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 तिहाई 6, यहाँ 3 ऑक्सीजन कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप बैलेंस करके लिख सकते हैं, इसमें याद नहीं करना है आपको। इस पेज पर जो है आपको, जैसे हमने पुराने वीडियो में समकेंद्र को संतुलित करना कैसे है, उसको हमने समझाया है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। कॉपर का दहन जब कराते हैं आप, तो कॉपर का दहन यहाँ इसके पास -2 चार्ज होता है, यहाँ इसके पास +2 चार्ज होता है। स्वाभाविक है, यह कॉपर इसके साथ संयोग करेगा, तो ये चेंज ज़रूर होगा, लेकिन 2-2 है, लिखा नहीं जाएगा, CuO होगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको संतुलित करना पड़ेगा। जो कॉपर का सेकंड ऑक्साइड बना है, तो कैसे संतुलित करना है? ये 2 है, अभी तो बैलेंस है नहीं, तो बैलेंस करने के लिए आपको आपको यहाँ पहले तो इस तरफ 2 ऑक्सीजन बढ़ाएँगे, यहाँ बढ़ा नहीं सकते, 2 ऑक्सीजन बढ़ाए, 2 ऑक्सीजन के बढ़ाते ही 2 कॉपर बढ़ गया, तो 2 कॉपर यहाँ बढ़ा देते हैं, तो ये बैलेंस समीकरण हो गया। इस तरीके से, उसी प्रकार से यदि हम जब धातु के ऑक्साइड का रिएक्शन, जैसे Al2O3 बना, इसका रिएक्शन अम्ल या क्षार से कराएँ, तब क्या बनता है? ये अम्ल है और ये है Al2O3, हम क्षार से करा दें, तब क्या बनता है? तो सबसे पहली बात है, ये तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं होगा। लेकिन क्लोरीन जो हाइलाइट्स होते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा हुआ करती है। तो यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा? एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कर देगा। रिएक्शन जब रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड, Cl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। और क्या बनाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड बना गया, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ अभी हाइड्रोजन है, तो क्या बन गया? H2O बन गया।
अब इसको बैलेंस करना कैसे है? यहाँ यहाँ हम देख रहे हैं एल्युमिनियम की बात जब करें तो एल्युमिनियम यहाँ 2 है। पहले सर्वप्रथम हम धातुओं को संतुलित करते हैं। तो धातुओं को संतुलित करने के लिए हम क्या लिखते हैं? यहाँ 2 है तो यहाँ पर हम 2 बढ़ा दें। अर्थात 2 एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब धातु के संतुलित करते ही 2/6 क्लोरीन हो गया। तो जैसे ही 2/6 क्लोरीन हो गया तो यहाँ हाइड्रोजन कितने बढ़ेंगे? एल्युमिना का एसिड HCl के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है? ये ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा हैलाइड परिवार के तत्वों की होती है। तो ये एल्युमिनियम क्लोरीन से रिएक्शन कर देगा। इसके पास +3 की वैलेंसी होती है और क्लोरीन के पास -1। तो जब चेंज होगा तो +3 वाला इसके पास चला जाएगा और -1 वाला लिखा नहीं जाएगा। ये हो गया। बाकी बचा H और O जल बना देगा। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। तो Al2O3 तो यहाँ हम 2 कर दें। 2 करने पे 2/6 Cl हो गया। तो यहाँ हम क्यों ना 6 को बैलेंस कर दें, 6 यहाँ 6 हो गया। 6 होने पर यहाँ अभी जो है 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हम 3 कर देते हैं। 3 कर दें तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। शायद बैलेंस हो गया। देखिए 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। जब एल्युमिना ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो Na+OH-। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ हम एल्युमिना Al2O3 जब हम इसको H2O के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है? H2Al2O4 बनता है। तो स्वाभाविक है इसको हम लिख सकते हैं HAlO2 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 दूनी 4 ये लिखा जा सकता है। तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है H+AlO2 लिखा जा सकता है। ये ये टूट जाता है अर्थात H+ में और Al- में। तो इसमें क्या होता है? हम Al का रिएक्शन इसमें कराते हैं। जब इसमें इस फॉर्म में लिखेंगे इसको तोड़ करके H+AlO2- अर्थात ये अलग हो गया। अब रिएक्शन कराएंगे प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन होगा AlO2 अर्थात क्या बनेगा? ये रिएक्शन इसके साथ अर्थात NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस क्या बन गया? OH के साथ रिएक्शन हो गया। OH के साथ H रिएक्शन करेगा H2O ये बन जाता है। तो ऐसे रिएक्शन बनाया जाता है, याद नहीं किया जाता है। अब इसको बैलेंस कर दो। तो बैलेंस करिए तो बैलेंस में क्या आएगा? तो सबसे पहले तो आप यूँ देखिए कि पहले जो है हम सोडियम की चर्चा करते हैं। तो क्या बना ये? हाँ, ये बन गया इस तरीका का प्रोडक्ट। तो इसमें हम ये देखते हैं इसको 2 करो, हो गया 2 और यहाँ पर भी 2 कर दो 2OH। अब यहाँ इसको देखो H2O बैलेंस हुआ कि नहीं? ये कितना होगा? एज इट ये संतुलित है, ये सोडियम एल्यूमिनेट है। क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। आगे के पॉइंट में जब धातु जल से अक्रिया करता है तो क्या बनता है? धातु या मेटल जल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है? धातु की ऑक्साइड बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे निकलता है देखते हैं। जैसे पोटेशियम धातु है, जब जल से रिएक्शन किया तो क्या बनाया? कैसे इसको आप फाइंड आउट करेंगे? कैसे इसको जो है आप बताओगे? तो देखिए बेटा पोटेशियम ये तो ब्रेक नहीं होगा, इसको तोड़ दीजिए। H2O H+ में और OH- में टूटता है। तो ये पोटेशियम जो है इस पर +1 चार्ज होता है क्योंकि यह क्षारीय धातु का सबसे पहला ग्रुप होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम सब पर जो है +1 चार्ज या इसकी संयुक्ता +1 होती है। कितनी होती है? +1 होती है। और जब ये टूटेगा तो ये प्लस वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा? OH के साथ। क्या बनाएगा तब? KOH बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और उसके साथ यह हाइड्रोजन है, इसके साथ एक और हाइड्रोजन है तो क्या बनाएगा? H2 गैस के रूप में निकलेगा। क्या निकलेगा? H2 गैस के रूप में निकलता है और उसमें ऊर्जा भी उसके साथ निकलती है। उसमें ऊर्जा निकलती है। तो ये पॉइंट है। ऐसे ही हम जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं
इसके साथ सोडियम के साथ रिएक्शन करा दें। Na का जब हम रिएक्शन H2O के साथ कराएं तो क्या बनेगा? तो स्वाभाविक है इसकी संयोजकता या वैलेंसी +1 होती है, क्योंकि उसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही एक इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 आती है। जब किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो तो उसकी संयोजकता 1 + 1 और 2 हो तो +2, जब 3 हो तो +3। कैसे? ये यस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्व हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम। इस पर जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हाइड्रोजन का तो ऐसे ही होता है, 2 1 आता है, 2 8 1 आता है और 2 8 8 1 आता है। तो सब में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसकी संख्या या संहिता कितनी है? +1। उसी प्रकार से जब हम सेकेंड ग्रुप अर्थात यस भाग के द्वितीय वर्ग के तत्व की जब बात करते हैं 2 आता है, तो उस पर जो है +2 होता है। तो ये संयुक्ता के आधार एल्यूमिनियम का +3 है, अर्थात थर्ड ग्रुप का है। तो चलते हैं रिएक्शन यहाँ देखते हैं, इसको भी तोड़ दीजिए, एच ओ एच माइनस एच प्लस, सोडियम के प्लस कौन सा चार्ज है? प्लस है। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा? NaOH। इस पर -1 है, इस पर +1 है, एक लिखा नहीं जाएगा। बाकी क्या लिख देंगे? H2, क्योंकि H है, एक H बचा भी है, तो H2 के रूप में गैस निकलेगी और उसमें ऊर्जा पानी में डालते ही आपने देखा होगा कि पानी में डालते ही सोडियम का छोटा सा टुकड़ा कैसे विस्फोट करता है, उसमें ऊर्जा निकलती है। तो ये जो है इस तरीके का इसका रिएक्शन आप लिखेंगे। अब इसको बैलेंस करने की बारी है, तो बैलेंस में हम इन सबको नज़रअंदाज करेंगे। यहाँ देखिए H2O, NaOH, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, Na भी एक है, H2 भी, यहाँ देखिए यहाँ घट बढ़ गया। हाँ, तो यहाँ हम क्या करेंगे? H2O और यहाँ H2 है, इसमें हम देखते हैं इसमें बैलेंस नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2H2O, 2 सोडियम को बढ़ाएंगे तभी तो बैलेंस होगा। 2 सोडियम को बढ़ाएंगे यहाँ 2 और 2 बढ़ाते ही 2H हो गया, H हो गया, यहाँ यहाँ हम बढ़ा देंगे 2, 2 दूनी 4 और 2H और 4 हो गया, तो क्या बैलेंस है? आप देख सकते हो कि बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। एल्युमिनियम धातु है, एल्युमिनियम जब हम रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ तो क्या बनता है? एल्युमिना धातु है, जैसे आयरन के साथ कराते हैं Fe2O4 बनता है, Fe3O4 बनता है, तो ये बनाएगा क्या? ये एल्युमिना बनता है। अब देखते हैं Al2O3 बनता है और उसके फलस्वरूप गैस भी, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो इसको बैलेंस करो, ध्यान दीजिए, ये आपका बहुत अच्छा वो है। हाँ, एल्युमिना का रिएक्शन अब यहाँ बैलेंस कर दीजिए, 2 हो गया, 2 एल्युमिना और 2 एल्युमिना है, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं O3 है, वो हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो यहाँ 2 बैलेंस करने से क्या ऐसा हो जाएगा? तो यहाँ हम 3 लिखते हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ जब 3 ऑक्सीजन करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ 3 कर दें, शायद बैलेंस। या फिर जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो या फिर जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो बनाता है Fe3O4 और प्लस H2 गैस, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, फेरिक ऑक्साइड। तो क्या करेगा ये Fe3, यहाँ पर 3 बढ़ाओ, 3 बढ़ाते ही ये तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन की चर्चा करते हैं, तो ऑक्सीजन कितना है? 4, तो 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ आपको 4 ऑक्सीजन जब बढ़ाएँगे तो 4 ऑक्सीजन तो बढ़ गया है, लेकिन 4 दूनी 8 हाइड्रोजन बढ़ा है, तो इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यहाँ भी हम 4 बढ़ा देते हैं। 4 बढ़ा देने पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस, ये है आयरन का रिएक्शन, इस तरह से होता है। अगले स्टेप में कोई भी धातु है, जैसे हम मैग्नीशियम का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो 2H प्लस में और SO4 -2 में ब्रेक होता है। स्वाभाविक है, मैग्नीशियम जो है रिएक्शन करता है सल्फेट के साथ, तो क्या बना लेता है? मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है और यहाँ क्या निकलता है? क्या बनाएगा? H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है।
सिंपल सा रिएक्शन है। यदि इसी प्रकार से अम्ल के साथ ये अम्ल है, इसके साथ जो है हमने जिंक का रिएक्शन करा दी, ऐसे कराएं, जिंक का रिएक्शन अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएं, ये ब्रेक हो जाएगा, प्लस माइनस, इस पर प्लस टू चार्ज है, तो कैसे बनेगा, ये प्लस वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा, ZnCl2, क्योंकि इसका टू चार्ज इसके पास चला जाएगा, ZnCl2, और क्या बन जाएगा, H2 गैस निकालेगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। सपोज दैट इसी तरीके से हम एल्युमिना का रिएक्शन, सॉरी एल्युमिनियम का रिएक्शन, एल्युमिनियम का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, क्या होता है, एल्युमिना पर प्लस 3 चार्ज होता है, ये आपको जानना अति आवश्यक है, ये प्लस 2 में, ये प्लस टूटेगा, माइनस 2 में टूटेगा, एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, माइनस के साथ, ये सल्फेट के साथ, तो क्या होगा, AlSO4, इसका चार्ज इसके पास चला जाएगा, ये 3, और इसका चार्ज इसके पास चला जाएगा, ये सल्फेट का है 2, और क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा, आराम से कर सकते हो। यदि हम जिंक धातु का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से साथ करा दें, HNO3 के साथ कराएं, तो क्या होगा, प्लस में माइनस में टूट जाता है, इस पर प्लस टू चार्ज होता है, तो क्या बनेगा, जेडीएन, ये जेडीएन इसके साथ जेडीएन, NO3 है, ये 3 है जिंक नाइट्रिक एसिड, इसके पास प्लस टू चार्ज, ये लग गया, प्लस H2 गैस बन गया। तो अगला पॉइंट है धातु की अभिक्रिया धातु के लवणों के साथ कराएं, लवण के साथ, इसमें आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी को ध्यान रखते हुए आपको तैयार करना है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं जिससे आ जाए, जब हम किसी धातु के लवण के साथ क्रिया कराते हैं तब कैसे रिएक्शन होता है, तो ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम क्रमवार से लिखा है, लिपो बेस टेकसोमेगल मंजिंको फिडोनिल यशकुकटू, अर्थात लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्टेंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कर्मियम, निकल, टिन, लिड, एच, अर्थात यही इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है जिसका मान शून्य होता है, कापर है, सिल्वर, प्लेटिनम, Au, जो ऊपर की धातुएं हैं अधिक क्रियाशील होती है, नीचे की धातुएं कम से, अर्थात जब हम H के नीचे जब देखते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज में आती है और ऊपर जो है निगेटिव चार्ज में होती है, H के ऊपर ये H है, H को जो है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव माना गया है, इधर सब माइनस में है। तो चलते ही देखते हैं धातुओं की या धातु के लवण के साथ, जैसे हमने यहाँ कापर सल्फेट का रिएक्शन हमने Ag के साथ कराया, Ag के साथ कराया, तो क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा, या हम कापर सल्फेट का रिएक्शन जिंक के साथ कराया, तो जिंक ये है और कापर ये नीचे है, तो जिंक अत्यधिक अक्रियाशील धातु है और कापर कम अक्रियाशील धातु है, तो जिंक अत्यधिक अक्रियाशील धातु होने के कारण कापर के विलयन से कापर सल्फेट में से सल्फेट को विस्थापित कर देता है, अर्थात जिंक इससे आकर जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है और कापर अलग हो जाता है। यदि यही रिएक्शन हम अपोजिट करा दें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ जिंक सल्फेट ले लें और कापर ले लें, तो क्या ये रिएक्शन होगा, क्योंकि जिंक का स्थान कापर से ऊपर है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से हम सोडियम की चर्चा करते हैं, सोडियम सल्फेट की चर्चा करते हैं, यदि सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हम एल्युमिनियम धातु से कराएं, तो सोडियम धातु ऊपर है और सोडियम धातु ऊपर है और एल्युमिनियम धातु ये है नीचे है, एल्युमिनियम कम अक्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु से इसके विलयन में से सल्फेट को विस्थापित नहीं कर पाता, अर्थात ये रिएक्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से अन्य रिएक्शन है, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट की चर्चा है, एल्युमिनियम सल्फेट का रिएक्शन हम सोडियम से करा दें, तो क्या यह रिएक्शन होगा, जी हाँ होगा, सोडियम की अक्रियाशीलता एल्युमिनियम से अधिक है, इसलिए सोडियम की अक्रियाशीलता एल्युमिनियम से अधिक है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है सोडियम से नीचे है, यहाँ एल्युमिनियम सोडियम से नीचे है, जब नीचे है तो सोडियम अत्यधिक अक्रियाशील धातु है, तो इसके एल्युमिनियम सल्फेट के विलयन से सल्फेट को विस्थापित कर देता है, अर्थात
क्या बना देता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट Na2SO4 इसका -40 के पास आ जाए और प्लस एल्युमिनियम निकल जाएगा, एल्युमिनियम को भी स्थापित कर देता है। तो ये 2L में इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 2L है तो 2L इसको तो लिख दिए और सोडियम सोडियम 2 जोड़ दीजिए और सल्फेट यहाँ 3 है, 3 यदि हम करेंगे यहाँ 3 सोडियम तो 3 दूना 6 तो यहाँ 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप रिएक्शन आपको तरीका बताया गया है, आप लिख करके बता सकते हैं। धन्यवाद। हमारा वीडियो है, इसमें जो है हमने अधातुओं के संदर्भ में बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें।